ओके बेटा, आज हम चैप्टर रीड आउट करने वाले हैं BA 6 सेम का फर्स्ट चैप्टर कलम का सिपाही, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है जी, एक गद्य रचना है और लिखा किसने है? उसके बेटे ने। कि मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ उसके चरित्र के जो अंश है वो हमें जो है प्रकट किए गए हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी कैसे थे, कि कितनी शिद्दत थी उनकी अपने लेखक को लिखने के लिए, अपने जो साहित्य के प्रति कितने वो श्रद्धावान थे। कलम का सिपाही या कह लो प्रेमचंद, अमृत राय जी की लिखी हुई रचना है। इसमें एक क्वेश्चन बनकर आ रहा है कि अमृत राय विरचित कलम का सिपाही प्रेमचंद के पाठ्यक्रम में निर्धारित अंश पढ़कर आपके मन में प्रेमचंद का कैसा चित्र उभरता है? क्या ये अंश सफल जीवनी का अंग माने जा सकते हैं? कि आप जो ये गद्य रचना पढ़ रहे हैं कलम का सिपाही प्रेमचंद, आप ये गद्य रचना पढ़कर आपको लगता है कि प्रेमचंद का जो जीवन अंश उन्होंने प्रकट किया है वो सचमुच में ही सफल हुए हैं प्रकट करने में, जो उनके चरित्र को उबारने के में वो सफल हुए, सक्षम हुए हैं। तो हम उस गद्य रचना को पढ़कर उसको बाद में हम निष्कर्ष करेंगे कि सचमुच में सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। पहले हम स्टार्टिंग करेंगे ऐसे। कलम का सिपाही एक जीवनी है जो मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है, लाइफ स्केच कह लो, जो भी है। किसके जीवन पर आधारित है? मुंशी प्रेमचंद जी के। किसने लिखी है? उसके बेटे ने, उनके बेटे अमृत राय द्वारा लिखी गई है। यह हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है जो प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में, उसके विचारों के बारे में और साहित्यिक योगदान को दर्शाती है। ठीक है, उसकी लाइफ स्केच कैसी थी? क्योंकि इस गद्य रचना में हम उसके जो स्टार्टिंग वाली लाइफ थी, जीवन कैसा उसका निर्वाह था, उसके विचार क्या थे, पहले वो समाजवादी थे, पहले वो आदर्शवादी थे, देन आफ्टर वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर यथार्थवादी बन के, यानी कि समाजवादी बन के, और साहित्य की कितनी योगदान थी, क्योंकि वो मृत्यु के नज़दीक थे फिर भी वो अपने नावल को कंप्लीट करने में लगे हुए थे। ये उसके योगदान को दर्शाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रेमचंद जी की जीवन में के लेखक अमृत राय लेखक होने के साथ साथ प्रेमचंद के पुत्र भी थे। प्रेमचंद विषयक जो भी जानकारी उसने दी है, ठीक है, हमें इस गद्य रचना में, वो प्रमाणिक है और अनुभव सिद्ध है, क्योंकि उसके बेटे थे, इसलिए जो भी है वो सच्चाई के आधार पर है। ये नहीं कि ऐसी किताबें पढ़कर उसने बता दिया। जो उसने लाइफ में, उसका बेटा था, उसने जो चीज़ें बताई हैं बिल्कुल सच्चाई वाली बताई हैं, अनुभव सिद्ध है। इसलिए जीवनी लेखक की सबसे बड़ी कसौटी वरंद विषय की प्रमाणिकता के आधार पर ये जीवनी खरी उतरती है। प्रेमचंद का जैसा सहज चित्रण अमृत राय ने किया है वे उनकी वस्तुनिष्ठ दृष्टि का प्रमाण है। उन्होंने कहीं भी प्रेमचंद को अपने पिता होने के कारण महिमा नहीं प्रकट की। जो एज ए राइटर के तौर पर राइटर दूसरे राइटर के बारे में बताता है, इसी प्रकार उन्होंने प्रेमचंद के जीवन को बताया है। उनकी वस्तुनिष्ठ दृष्टि इस जीवनी के शुरू में ही सामने आ जाती है। जैसे वो प्रेमचंद के गांव के बारे में बताते हैं कि स्टार्टिंग वाले गांव में कहाँ रहते थे, उसके दादा परदादा कौन थे, क्या जॉब करते थे, उसकी दादी का नाम क्या था, उसका नाना जो सारी, यानी कि उसके लाइफ के बारे में जो पिछोकड़ है वो सारा कुछ बताते हैं। लम्ही गांव में आकर बसे प्रेमचंद के पूर्वज मुंशी गुरसाहिब लाल का यथार्थ चित्र अंकित करते हुए उन्हें चालाक और कम पड़ा बताया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी कहाँ के रहने वाले थे? लम्ही गांव में। ठीक है, तो उसके पूर्वज जो थे, यानी कि उसके दादा परदादा मुंशी रहते थे। मुंशी जैसे होते ना, क्लैरिकल वगैरह वाले काम करने वाले। तो उसका भी जो उसका दादा सा कह लो, मुंशी का पापा गुरसहाय, ठीक है, तो अमृत राय का क्या हो गया? दादाजी, है ना। मुंशी गुरसहाय लाला जी का उसने सच्चाई जीवन वाले बताया है कि वो कितने पैसे कमाता था और पूंजीवादी समाज से बिलोंग वगैरह करता था।
उन्हें चालाक और कम पढ़ा बताया गया है। इसी प्रकार प्रेमचंद के पिता अजायब लाल का रेखा चित्र भी उसने यथार्थ रूप में बताया है। ठीक है, वंस अगेन इस चीज़ को देखो, ये ऐसे उन्होंने पीढ़ी का वर्णन किया गया है। अमृत राय जो अपने पिता की प्रेमचंद की कहानी के बारे में लिख रहा है, प्रेमचंद का पिता हो गया अजायब लाल और अजायब लाल का गुरसहाय, तो कहाँ के रहने वाले हैं, लम्हे के। और पेशा क्या था उनका, मुंशी का काम करना। उसके यथार्थ के जीवन के बारे में बताया गया है। ऐसी सीरीज याद रख लेना। अच्छा, कहते हैं कि रेखा चित्र भी बताया है, सच्चाई बताई है उनकी। मुंशी वो उसके विषय में लिखते हैं कि मुंशी अजायब लाल ने जो भी तबीयत नेक पाई थी, लीक पढ़कर चलने वाले आदमी थे, लेकिन उस लीक पर अगर उनकी जात से किसी का कुछ भला होता तो उससे पीछे नहीं हटते थे। कहने का भाव कि ये बात बता रहे हैं 18वीं सदी की। तब लोग थोड़े से क्या, बहुत सारे रूढ़िवादी स्वभाव के होते थे कि जात को लेकर, धर्म को लेकर या कुछ भी। लेकिन वो अपने दादाजी का स्वभाव बताता है, दादे परदादे का, कि ठीक है वो रूढ़िवादी थे, लेकिन अगर लगता था कि मेरे रूढ़िवादी सोच थोड़ी ख़त्म करने से किसी का भला हो तो वो भला कर देते थे। उनके व्यक्तित्व में असाधारण कुछ भी ना था, बस इतना था कि आदमी भले थे, छलकपट से दूर थे, मामूली पढ़े लिखे आदमी थे। गीता शास्त्र भी देखे थे, धर्म का मतलब सदाचार समझते थे। इस प्रकार अपनी दादी आनंदी का भी रेखा चित्र उसने बताया गया है। प्रस्तुत जीवन में प्रेमचंद का जन्म के बारे में, वंश परिचय के बारे में और मृत्यु के बारे में अंश जो प्रकट किए हैं वो किस प्रकार है, ऐसे पहले हम 3, 4, 5 पॉइंट्स जो डिस्कस करेंगे इसके अंडर ही। प्रेमचंद के पूर्वज 200 वर्ष पूर्व एरा गांव में रहते थे। लाला टीकाराम की तीसरी पीढ़ी के वंशज गुरसहाय लाल लम्ही में पटवारी बनकर आए। पहले एरे गांव में रहते थे, एरे गांव से बाद में कहाँ चले गए, लम्ही गांव में। लम्ही गांव में वो पटवारी बन गए। गुरसहाय लाल के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र के बाद में जो अजायब लाल था उसका जन्म हुआ। ठीक है, अजायब लाल कौन हो गया, अब उसका दादा लड़के का, मुंशी प्रेमचंद का पिता हो गया। जिस बाल का जन्म हुआ उसके पिता के नाम धनरत राय और ताऊ ने नवाब राय रखा, वही आगे चलकर प्रेमचंद कहलाया। प्रेमचंद के पिता अजायब लाल एक मुंशी थे, दादा पटवारी, दादा जो मुंशी और पिता जो लेखक हो गया। प्रेमचंद के पिता अजायब लाल एक मुंशी थे जो 10 रुपये वेतन पर अभी भर्ती हुए थे और देन आफ्टर 40 रुपये के पर रिटायर हुए थे। बात हो रही है 18वीं सदी की, ठीक है, 18वीं सेंचुरी वगैरह की। वे भले, सदाचारी, परोपकारी, सच बोलने वाले सीधे साधे व्यक्ति थे। उनकी पत्नी और प्रेमचंद की माँ आनंदी भी सदगृहस्थ, पाक, सिलाई कढ़ाई निपुण थी और सुंदर महिला थी। प्रेमचंद का जो नाना था वो जमींदार का करिंदा था। जहाँ भी उसने अपने नाना जी के बारे में सच्चाई बताई है कि चाहे वो डील डॉल सुंदर जवान थे, लेकिन वो एक जैसे अंग्रेजों के करिंदे कह लो, जमींदार के करिंदे, हाँ में हाँ मिलाने वाले ऐसे व्यक्ति थे। शरीर में तगड़े और सुंदर थे। अमृत राय के अनुसार सुंदर गोरे तगड़े थे, लेकिन ये शरीर ही था उनके पास करिंदा बनने के योग्य था। आत्मा बिल्कुल भी दूसरे सांचे में डली हुई थी। प्रेमचंद का जन्म और उससे जुड़ा अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या है, आपने भी कभी ना कभी सुना होगा। लगातार 3 एक जैसे बच्चे हों, मान लो 3 लड़के हों या 3 लड़कियां हों, उसके बाद जो वाला बच्चा था वो माना जाता है वो माँ बाप के लिए भारी होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आता है। ये अभी भी थोड़ा बहुत अंधविश्वास चलता है। तो जो मुंशी प्रेमचंद सी वो 3 बच्चों के बाद वाले बच्चे थे। प्रेमचंद का जन्म 3 बहनों के जन्म के बाद हुआ था। 3 लड़कियां थी ना लगातार, तो 3 लड़कियों के बाद अब चौथा बच्चा कौन, मुंशी प्रेमचंद जी। तो ये माना जाता था, इसलिए उसे तेतर भी कहा जाता था। तो अंधविश्वास ये था कि जो तेतर हुआ होता है, यानी कि 3 बच्चों के बाद जो लगातार चौथा बच्चा हुआ होता है, मान लो 3 बहनें हों या 3 भाई हो, वो अपने माता या पिता का मृत्यु का कारण बनता है। पर कहता ये एक अंधविश्वास था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रेमचंद और घातक रोग, ये पहले उसने वंश के बारे में बताया है कि कहाँ से उसके दादा परदादा आए। देन आफ्टर उसके जो बचपन का जो अंधविश्वास ये बताया,
उसके बाद में जो राइटर है उन्होंने जो लास्ट वाला लाइफ टाइम है मुंशी प्रेमचंद की, उसके बारे में बताया है कि कैसे उन्हें अपनी लास्ट वाली स्टेज जो है, जो 6 महीने वाली लाइफ है, वो कैसे व्यतीत की। 16 जून 1936 को प्रेमचंद को लू लग गई और रात को पेट का दर्द हुआ और खूनी दस्त भी आए। दस्त होते जैसे लूज मोशन हो जाने, ठीक है। फिर भी वो दोपहर को कागज खरीदने चले गए। कागज क्यों खरीदने थे? उन्होंने प्रेस लगाई हुई थी और वो कुछ ना कुछ नावल कहानियाँ ऐसे लिखते रहते थे और उसके बाद में प्रेस करते छुपवाते रहते थे। तो वो कागज़ चाहिए थे जहाँ पर उसने नावल लिखने थे। काम ना रुक ये इसलिए प्रेस के कागज की ज़रूरत थी। इसके उनकी सरहस्ती प्रेम थी। कहने का भाव कि उसे अपनी लिखावट से, अपने साहित्य से इतना ज़्यादा प्रेम था कि चाहे वो उससे दस्त लगे थे, चाहे बीमार था, फिर भी उसे यही चिंता थी कि मेरा नावल छूट ना जाए, मैं अपना नावल कंप्लीट करके जाऊंगा। 25 जून को खून की उल्टी आई। कै का मतलब था उल्टी आना, और उन्हें अपनी मृत्यु निकट दिखाई देने लगी। फिर 25 अगस्त को उन्हें खून की उल्टी आई। शरीर पीला पड़ गया, पेट में पानी भर गया, भयंकर पीड़ा रहने लगी। रात भर जागते रहते बेटा अमित राय और पत्नी शिवरानी ने बरसक सेवा की। 8 अक्टूबर 1936 को प्रातः 7 बजे उनका स्वर्गवास हो गया। सात्यनिष्ठा और राष्ट्र चिंता। अब इसमें बताया है कि उसमें वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे और साथ में उसे लिटरेचर से भी बहुत ज़्यादा प्यार था। अपने अंतिम दिनों में भी उन्हें स्वास्थ्य से अधिक चिंता किसकी थी? राष्ट्र के स्वास्थ्य की थी। अपनी सेहत की चिंता नहीं थी, उसे देश की सेहत की चिंता थी। देश में पूंजीवादी जो समाज वो बढ़ रहा था, उससे परेशान थे। उसे किसकी चिंता थी? किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, नारियों की, जो शोषण हो रहा था उनका, उनकी चिंता थी। उन्हें लगता था कि जब तक जो पूंजीवादी ख़त्म नहीं होगा, इनका जो है कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वो उसे लगता था कि जो रूसी क्रांति उभर रही है, समाजवादी व्यवस्था आ रही है, उसी से ही हमारे देश का भी कल्याण होगा। वे मानते थे कि समाजवादी व्यवस्था उस देवता की तरह है जिसके हाथ में एक अमृत जल है और इस अमृत जल में जो है हमारे समाज का भला होगा। कहने का बाद समाजवादी विचारधारा को वो अच्छा मानते थे। वे मानते थे कि समाजवादी व्यवस्था उस देवता की तरह है जो अपने हाथ में अमृत काट लेकर आ रही है, इस मानता का उद्धार करेगी। उन्हें अपने अंतिम दिनों में समाजवादी लेखन और लेखों के प्रति पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया, क्योंकि अंग्रेजों का राज था। जो भी समाजवादी के बारे में, रशिया के बारे में लिखता था, उसे वो बैन लगा देते कि आप कुछ भी उसके जो है, जो मार्क्सवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के फेवर में नहीं लिख सकते। रूस के मैक्सिक गॉर्की उन्हें प्रिय लेखक थे, क्योंकि उस टाइम जो मैक्सिक का, रशिया का जो लेखक था ना गोर्की, वो भी बहुत फेमस था। वो समाजवादी विचारधारा के बारे में खूब लिख रहा था। तो जो मुंशी प्रेमचंद से उसके बहुत बड़े फ़ैन थे। कह लो कि हम एज ही था, 10-12 साल का अंतर होगा, लेकिन हम एज ही थे। जो अपने हाथ में अमृतकाट लेकर गोर्की उन्हें प्रिय लेखक था और 1936 में उनकी मृत्यु पर शोक सभा में रोगी होते हुए भी वे श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। क्योंकि इतने बड़े उस राइटर के फ़ैन थे कि जब उसके पता लगा कि उसके 1936 को उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो चाहे आप ही भी बीमार थे, 36 में ही उसकी हालत बिगड़ रही थी ना 16 जून को, तो फिर भी उसे श्रद्धांजलि देने गए। उन्होंने अपनी विरासत में भी महाजनी सभ्यता का विरोध किया। वे रूढ़िवादी व्यवस्था से तंग आ चुके थे और साहित्य में आदर्शवादी की था थे। क्या विचारधारा लेने चाह रहे थे? यथार्थवादी। उनके लिए दृढ़ नारायण ही ईश्वर रूप था। निष्कर्ष क्या है कि सचमुच में ही जो अमित राय ने जो लिखा है, गद्य रचना लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, उसका चरित्र उबारने में वो सफल हुए है या नहीं, वो हम निष्कर्ष करेंगे। प्रस्तुत जीवनी अंश से प्रेमचंद को जो खाका हमारे जो लाइफ स्केच जो हमारे सामने पेश की गई है और उनके जो पूर्वजों के बारे में वर्णन किया है, लम्ही गांव के बारे वातावरण में वर्णन किया है, वो सचमुच ही सराहनीय योग है। वो इस उबारने में सक्षम हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 33 संतान होने के कारण, 33 मतलब तीसरा बच्चा था। 3 लगातार बहनों के बाद जो बच्चा होता है उसे 33 कहते हैं।
अंधविश्वासी की छाया में हुआ, परंतु उन्होंने आजीवन अंधविश्वासों का विरोध संघर्ष किया। देखो, उस बच्चे का जन्म अंधविश्वास के द्वारा हुआ कि पता नहीं जब बच्चा माँ बाप के लिए भारी होगा या कुछ भी है, लेकिन वही बच्चे ने सारी उम्र जो है अंधविश्वास के खिलाफ बात की। उन्होंने प्रेस चलाने, प्रकाशन करने से लेकर श्रेष्ठ कथा, कहानी, उपन्यास वगैरह लिखे। वे अपनी पत्नी शिवरानी और दोनों बेटों से प्यार करते थे। वे प्रारंभ में ही पहले शुरू से आदर्शवादी थे। पहले उसने गोदान जो एंड वाला नावल था, लिखते लिखते वो यथार्थवादी बन गए। गांधीवादी आदर्शवाद का स्थान समाजवादी यथार्थ ने ले लिया था। मृत्यु शैया पर लेटे हुए भी वे अपने उपन्यास मंगलसूत्र लिखना चाहते थे, कंप्लीट करना चाहते थे। बेशक ये नावल जो उसका पूरा नहीं हुआ। साहित्य सेवा ही उनका जीवन का लक्ष्य था। वे राष्ट्रवादी थे और बाद की शोषित, पीड़ित, दलित और मानवता की आवाज़ थे। प्रेमचंद में कष्ट सहने की बहुत ज़्यादा क्षमता थी। अपने अंतिम समय में भी भयंकर रोग और पीड़ा के सामना उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक किया। जीवनी में प्रेमचंद के व्यक्तित्व का विश्लेषण एवं वर्णन अत्यधिक सहज ढंग से हुआ है। अमृत राय ने अपने पूर्वजों का अनावश्यक गुणगान नहीं किया कि ऐसे नहीं बढ़ा चढ़ाकर गुणगान करना, जो सच था सच वही बताया उन्होंने। तथा पिता प्रेमचंद, दादा, नाना का वर्णन भी बड़ा यथार्थ रूप में प्रकट किया गया है। जीवनी के शुरू में ही लमी गांव के परिचय और प्रेमचंद के वंशावली के परिचय से रोचक ढंग से हुआ है। मार्मिक प्रसंगों का यथार्थ रूप दिया है। ये पूरी जीवनी नहीं, उसका एक छोटा सा अंश है, इसलिए प्रेमचंद के जीवन की झलक मात्र ही हमें दिखाई मिलती है। कलम का सिपाही प्रेमचंद शेषकर से लिखी जो जीवनी हिंदी साहित्य की जीवनी में साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आई होप ये आपको जो गद्य रचना है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स बेटा।